धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिए राजस्थान को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया गया। माननीय सभापति महोदय, जैसा आपको विदित है कि वित्त के बिना कुछ नहीं है, और अभी माननीय विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे और बजट के अभिभाषण पे, राज्यपाल के अभिभाषण पे, बजट पे चर्चा कर रहे थे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हम सबको मिलके और चिंता करनी चाहिए कि राजस्थान के हित में। गलतियां सबसे होती है, गलतियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रयास राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने और उनके हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने और सारी सरकार की जो वित्त विभाग की टीम है उसने जो काम किए हैं, हमारे प्रयासों के कारण राजस्थान के 24-25 के औद्योगिक क्षेत्र में 5.77% औद्योगिक विकास का ग्रोथ हुई है, जिससे प्रदेश के रोजगार में नवीन अवसर सृजित होंगे। हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन के माध्यम से राजकीय कोष घाटे में नियंत्रण रखा है। हमारी सरकार राजकीय कोष घाटे के FRBM के निर्धारित सीमा में रखा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जनता के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं लगाते हुए और बिना उसके संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान में केवल 23-24 में 4.5% की वृद्धि हुई, जबकि हमारे कार्यकाल में संशोधित अनुमान में 30% की वृद्धि हुई से अधिक वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 25-26 के आय व्यय में अनुमानों में 15% से अधिक वृद्धि अनुमानित की वृद्धि की गई। हमारे प्रदेश के मुखिया का कुशल वित्तीय प्रबंधन है। जिस तरह की परिस्थितियां प्रदेश ने देखी है और प्रदेश ने झेली है, हमारे को अतिशय क्षेत्र परिणाम स्वरूप वर्ष 2025-26 की GSDP का 16.75% बढ़कर 19,89,835 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो 2030 तक बढ़कर 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य बैठकर बात बड़ी चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं आपको निवेदन आपके समकक्ष लाऊं कि आपके विचार में लाऊं कि 2018-19 में बात कर रहे हैं बजट के अंदर राजस्थान के पूर्ववर्ती सरकार ने 17,454 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा माना था। 10-5% ऊपर नीचे हो तो माना जाए, लेकिन अंत में क्या हुआ? 28,900 करोड़ पहुंच गया घाटा। इसी तरह से 2019-20 में सेकंड बजट रखा, 27,014 करोड़ का घाटा अनुमानित था, लेकिन अंत में 36,371 करोड़ रुपए घाटा पहुंचा। 21-22 के बजट की बात करूं, 23,750 करोड़ रुपए अनुमानित घाटा माना था और घाटा 35,000 करोड़ से ऊपर पहुंचा। इसी तरह से रेवेन्यू रिसीव्ड की भी बात करें, चाहे बजट के व्यय की बात करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, 19-20 में आपने लक्ष्य रखा कि 1,64,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आएगी, लेकिन अंत में क्या हुआ? 1,40,000 करोड़ की रेवेन्यू आई। कितना अंतर? 24,000 करोड़ का अंतर। ये सामान्य बात नहीं, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। इस पे विचार करना चाहिए पूर्ववर्ती सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के लोगों को, जो आज बड़े बात सदन में कर रहे हैं। इसी तरह राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय में 1,91,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, और जब खर्चा करने की बात आई माननीय सभापति महोदय तो 1,76,000 करोड़ रुपए, तो 14,500 करोड़ रुपए कम खर्च किए। ये राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सोच है, संकल्प के साथ। अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को तो आपने कहा था जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी कि पर्ची सरकार है। आपके तो बड़े कुशल प्रबंधन करने वाले, आपके मुख्यमंत्री तो तीसरी बार बने। राजस्थान की जनता में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये क्या कर पाए, या आप सब जानते हैं। राइजिंग राजस्थान की बात करें तो राइजिंग राजस्थान आपकी सरकार ने तीसरे साल में किया, लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने पहले साल में राइजिंग राजस्थान का आयोजन करके और 35 लाख करोड़ के MOU करे, और राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान के युवा को, राजस्थान के हर तबके को रोजगार के माध्यम से, क्योंकि अगर किसी राज्य का औद्योगिक विकास होता है तो माननीय सभापति महोदय, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कर्नाटक हो, आज ऐसी स्थितियां राजस्थान हर तरह से संपन्न है। चाहे वो खाद्य, हमारे माइनिंग का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की?
आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो बात कर रहे हैं कि तीसरी बार, आप पहली बार में नए थे, 98 से 3 में, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, फिर 8 से 13 में वापस सरकार में आए, फिर भी आपने ऐसा कोई प्रबंधन नहीं किया जिससे आप कंटिन्यू आए। आप ये चीज सबको सोचनी चाहिए। लेकिन राइजिंग राजस्थान से आज औद्योगिक विकास का एक खाका खींचा है। छोटी छोटी सी जगह पे MOU हुए हैं और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हर महीने इसकी बैठक लेके और निश्चित रूप से जो MOU है उस पर रिव्यू करके कि ये हमें काम करना चाहिए और ये काम होना चाहिए, ये धरातल पे उतरना चाहिए। इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार हेतु जनता पर बाहर डाले बिना आवश्यक कदम उठाए। पिछली सरकार कि वित्तीय वर्ष स्वयं राजस्व में केवल 4.5% की वृद्धि हुई, जबकि हमारे कार्यकाल में 24-30% की वृद्धि हुई। मैं माननीय सभापति महोदय, पूंजीगत पे हमारी सरकार ने जो काम किए हैं दोनों बजट के अंदर, ये पूंजीगत पे माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार केवल ऋण लेकर अनावश्यक, अनुपयोगी, अनुत्पादक, लोक लुभावन घोषणाओं पर व्यय करती थी, जिसके प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं मिला। और ये सब चीजें जानते हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास हेतु ढांचागत आधारभूत संरचनाओं पर व्यय करने का बल दिया। जहां कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 23-24 में 26,645 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया था, वहीं हमारे भजनलाल जी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 में के लिए ढांचागत आधारभूत संरचनाओं को दुगना से अधिक वृद्धि करते हुए 53,686 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान प्रस्तावित किया है। आधारभूत पूंजीगत कार्यों पर अधिक व्यय किए जाने से अर्थव्यवस्था मल्टीपल प्रभाव दृष्टिगत होती है। माननीय सभापति महोदय, हम पूंजीगत कार्यों पे व्यय की बात करें तो निश्चित रूप से सड़क के क्षेत्र में हमारी सरकार ने पहले का, चाहे पिछला बजट हो, चाहे ये बजट हो, 25-26 का बजट हो, सड़कों के माध्यम से, सड़क प्रदेश की प्रगति का एक पर्यायवाची है कि सड़क है तो विकास है। किसी गांव में सड़क है तो उस गांव की पहचान है। किसी गांव में किसी कस्बे से हाईवे निकलता है तो निश्चित रूप से आज सड़क का निर्माण करेंगे। 2008 से 2013 में माननीय सभापति महोदय, एक सड़क का जो आप सब जानते हैं किसको दी गई, ये जांच का विषय, जयपुर केकड़ी शाहपुरा, जो कि एक मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक है। RSRDC से BOT पे टोल रोड दिया गया 8 से 13 में, और 13 में वो बड़ी आखिरी में या 14 में या 15 में शुरू हुआ वसुंधरा जी की सरकार आने के बाद। और जब उस टोल में उनके अनुरूप फायदा नहीं हुआ, वो घाटे का सौदा था, तो माननीय सभापति महोदय, उस टोल को विड्रॉ कर लिया गया। उस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 23 के बीच में उस टोल को विड्रॉ करके आज उस टोल को वापस RSRDC चला रही। माननीय सभापति महोदय, हम सरकार में आते, सरकारें बनती है, जनता को बहुत अपेक्षा हमसे। सब जानते हैं ओम कोठारी कौन है। ओम कोठारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था ठेका, दिखवा लीजिए, जांच का विषय है माननीय सभापति महोदय। और उसमें कौन पार्टनर था, ये राजस्थान की जनता और ये 8 विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये इस रोड को वापस कैसे यस वो निकलेगी ना बजरी, तो ठेका दिया आपने, ठेका दिया वो भी बताऊंगा मैं, उसमें नियम से आ जाना मनीष जी। प्लीज सदस्य बैठे बैठे नहीं बोलेंगे और आसन को संबोधित कीजिए। आप विराजे, आप आसन को संबोधित कीजिए। मैं बताऊंगा बजरी पे भी नियम से आ जाना। बजरी में माननीय आप सुनना चाहते हो तो आपके ही मुख्यमंत्री जी ने 2013 में 1100 हेक्टेयर की लीजें सैंक्शन की थी। इस पे चर्चा करा लीजिए। आपकी सरकार ने गाद निकालने के नाम से आपकी सरकार ने ठेका दिया बीसलपुर में ERCP, तो निश्चित रूप से प्लीज सदस्य, माननीय सभापति आपके नेता प्रतिपक्ष को दे दो, बहुत ऊंचा बोल देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस राजस्थान की सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कभी सपना नहीं सोच सकते थे, और वो नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की स्वीकृति प्रदान करके उनके DPR बनाने का काम किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। 9,600 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें, 13,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन का कार्य, 181 स्टेट हाईवे पे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कस्बों के बाईपास, ROB, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कस्बों के शहरों की रिंग रोड। और माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूं कि 21,000 नॉन पे, आप सबने पिछली सरकार में देखा होगा कि अपने लोगों को किस तरह से
बजट में लोक लुभावने काम दिए जाते थे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ के नॉन पेट्रोल और नई सड़कें स्वीकृत करने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को। और आज जल ही जीवन है, जल ही जीवन है जेजेएम के माध्यम से हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 28 तक जेजेएम की स्वीकृति बढ़ा के और राजस्थान की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। और राजस्थान की जनता में इस तरह का संदेश है कि हर घर सोच है कि हर घर में नल से जल पहुंचे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने और पूरी टीम ने जो काम किए हैं, इस साल 20 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, और तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 से अधिक आबादी के लिए अटल पथ गौरव योजना चलाई है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 7-8 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें इसमें जुड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, किसान की बात करते हैं, हम किसान को आदर्श मानते हैं, किसान को आदर्श मान के और हम काम करते हैं कि किसान गर्मी की लू में तपते हुए सर्दी के अंदर ठिठुरते हुए काम करता है और किसान की चर्चा करते हैं, किसान के बारे में सोचते हैं। लेकिन राजस्थान का ये गरीब किसान का बेटा, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में 6000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें 3000 रुपये बढ़ा के और 9000 रुपये देने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि ये आपने बहुत बड़ा राजस्थान के किसान के हित में काम किया है। माननीय सभापति महोदय, ERCP की बात करें, अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि ERCP में इसने इससे समझौता किया। एटलीस्ट समझौता हम सब मिलके काम करना चाहते हैं या मिलके काम करें, लेकिन ERCP जो ग्राउंड पे, जो धरातल पे एग्जीक्यूट करने का, ये धरातल पे टेंडर होके धरातल पे लागू हो, उसको माना जाता है। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 5-7 बार दिल्ली जाके भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी से मिलके और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से मिलके और ये राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पे उतारने का काम किया। 14 जिलों में जो पानी के लिए फ्लोराइड है, पीने का पानी नसीब नहीं होता था, निश्चित रूप से आज इन 14 जिलों में लाखों हेक्टेयर भूमि पे किसान के हित में जब पानी पहुंचेगा। अब कोई कहता है कि साहब मेरे विधानसभा में दो तालाब जोड़े हैं, 2 बांध जोड़े हैं, लेकिन मित्रों, मैं तो आपको सदन में माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा काम किया, 2 में पहुंचा है तो बाद में 5 में भी पहुंचेगा। आपने तो सपने दिखाए, आपने तो बात की, आपने तो ये कहा कि नहीं हम करेंगे, केवल इसलिए कि माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से आपके संबंध सामान्य नहीं थे, तो इसलिए राजस्थान में उसको चर्चा करके केवल दिल्ली जयपुर, ऐसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा की बात करें, बजट घोषणा में अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कहती है जो करती है, कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है, केवल थोथी घोषणाएं, अव्यवहारिक घोषणाएं। आपको माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना था कि अगर मोबाइल बांटने थे 4000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के, तो पहले बजट में क्यों नहीं बांटे, दूसरे में क्यों नहीं बांटे, तीसरे में क्यों नहीं बांटे? आखिरी के बजट में आप मोबाइल बांट रहे हो, आखिरी के बजट में आपको लग रहा है कि जनता में किस मुंह से जाएंगे। खाद्य सुरक्षा किट बांट रहे हो, नमक मिर्ची तक दे रहे हो, तेल की बोतल दे रहे हो। अरे माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता स्वाभिमान के लिए जानी जाती है, वीरता के लिए जानी जाती है, शौर्य के लिए जानी जाती है। आप तो उसकी इज्जत उछालने का काम कर रहे हो, उसके प्यार विश्वास से खेलने का काम कर रहे हो। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक टीम बना के, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर मंत्री को निर्देशित करते हुए बजट घोषणा को गंभीरता से लेते हुए धरातल पर उतारने का काम किया है। निश्चित रूप से युवाओं के लिए आप खुद देख रहे हो कि कितने बार पेपर आउट हुए और क्या हुआ। आपको पता है माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आना सागर झील जो पिछले स्मार्ट सिटी में ली गई और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को और अजमेर के जनप्रतिनिधियों को पूर्ववर्ती सरकार को एनजीटी समय समय पे आगाह करती रही
कि ये आना सागर की झील पे ये निर्माण नियम और मापदंडों में नहीं है, इसको नियम और मापदंडों में किया जाए। किसी ने इस तरफ देखा नहीं, किसी ने इसकी जांच नहीं कराई। और आज क्या हुआ, जनता के गरीब गाड़ी कमाए के 150 करोड़ रुपए मिट्टी में मिले हैं, तो कौन जिम्मेदार है? माननीय सभापति महोदय, ये एक से इस तरह की माननीय कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने चंबल रिवर फ्रंट बहुत अच्छा बनाया और इसके लिए धन्यवाद इनको। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जब 19-20 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार आई, तो यूआईटी कोटा में 450 करोड़ रुपए जमा थी और उस साल 116 करोड़ का लोन यूआईटी कोटा ने लिया। माननीय सभापति महोदय, जब 20-21 आया तो यूआईटी कोटा में 781 करोड़ रुपए थे और जब लोन लिया तो 447 करोड़ का लोन हुआ। और माननीय सभापति महोदय, जब 22-23 आया तो 422 करोड़ रुपए यूआईटी खाते में थे और 388 करोड़ का लोन लिया। और माननीय सभापति महोदय, जब आपको पता था कि 23-24 चुनाव का साल है और चुनाव के साल में यूआईटी कोटा में 151 करोड़ रुपए और आपका लोन था 359 करोड़ रुपए का और आपकी देनदारियां, माननीय सभापति महोदय, उस साल देनदारियां थी 800 करोड़ रुपए कोटा यूआईटी को ठेकेदारों को भुगतान करना था, कोटा यूआईटी को ठेकेदारों को भुगतान करना था। और ऐसा इस तरह का आपने वो बनाया को चंबल रिवर फ्रंट। इस चंबल रिवर फ्रंट में इसको संचालन करने के लिए यूआईटी पे 1.5 करोड़ रुपए का भार आता, 1.5 करोड़ रुपए का भार आता है। क्या आपने 1500 करोड़ रुपए लगा के भी ये नहीं कर पाए कि 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी तो होती, वो प्रोजेक्ट अपने आत्मनिर्भर तो होता, अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाता। आपने 200 रुपए का उस पर देखने का भार लगाया, एक तरफ 50 रुपए लगाए जिधर कम लोग जाते हैं। तो माननीय सभापति महोदय, अगर ये करना था 1500 करोड़ रुपए का यूआईटी कोटा लोन लेके अगर गरीबों को मकान बना के देती तो गरीब दुआ देता कि मुझे छत मिल गई। आज कोटा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, कोटा की स्थिति बर्बाद हो गई। कोटा के बारे में चिंता करने वाला कौन है? आज कोटा के अंदर देखें तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोटा में रजिस्ट्री के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोटा निम्नता पे पहुंच गया है जी, नीचे स्थान है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माननीय सभापति महोदय, वो तो सबको पता है और वो तो नहीं ले सकते। यूनुस खान जी नहीं ले सकते। कोटा में सब जानते हैं कि कौन सा नारा चलता है, कौन सा नहीं चलता। ये तो मैं निवेदन नहीं करूं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में, इस प्रदेश में हमारे भजनलाल जी की सरकार से और इनकी सकारात्मक सोच से और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की सोच से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रभाव राज्य के प्रति व्यक्ति आय से होता है, परिलक्षित होता है। जहां वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,66,447 रुपए थे, हमारे वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 11.5% बढ़कर 1,85,053 रुपए हो गई। माननीय सभापति महोदय, ये एक सकारात्मक पहलू है, ये एक सकारात्मक दिशा में जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किए, जो सरकार ने प्रयास किए, जो इस डबल इंजन की सरकार ने प्रयास किए, उसको मैं धन्यवाद दूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो महत्वपूर्ण विभाग है इस राजस्थान प्रदेश का। और शिक्षा का मतलब देखें तो हर गरीब व्यक्ति, हर किसान, अंतिम छोर पे आने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है मेरे बेटे को पढ़ाऊं, मेरे बेटे को आगे बढ़ाऊं, अपने पेट के पट्टी बांध के और अपनी खर्च की कटौतियां करके और अपनी व्यवस्थाओं को किस तरह से वो मैनेज करता है। लेकिन उसका सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ गया, मेरा बेटा पढ़ के अगर सरकारी सेवा में आ गया तो ये आने वाला कल की मेरी लाठी बन जाएगी। या एक माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट बोलूंगा कि मेरा ये बेटा। लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए वर्ष 25-26 में 1,256 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है, जो वर्ष 23-24 से के 72,516 करोड़ रुपए से 38% अधिक है। तो इसके लिए मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। युवाओं की और रोजगार की बात करें माननीय सभापति महोदय, रोजाना कहते हैं विपक्ष के सम्मानीय सदस्य, ये नौकरियां हमने निकाली। अरे ये नौकरियां हमने निकाली है, ये आपने नहीं निकाली, ये राजस्थान की गाड़ी जनता के पैसे की खर्च से निकाली है। आपको निकालनी थी तो 19 में निकालते, 20 में निकालते, 21 में निकालते, 22 में निकालते। क्यों पेपर आउट हुए?
क्यों पेपर आउट में तुम आपके जो बनाए हुए लोग आरपीएससी के मेंबर थे वो जेल गए? हाँ, अगर हमारे मुख्यमंत्री के मन में खोट होती तो आपके निकाली हुई भर्तियों को नियुक्ति नहीं देते। 89,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र देके और सरकार ने सकारात्मक काम किया। 1,73,000 से अधिक पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन है और जिसका कैलेंडर जारी कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये मैं लास्ट में निवेदन करूंगा कि पीएम की डबल इंजन की सरकार है। मेरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने कभी सोचा नहीं था, ये लोग भी नहीं सोचते थे कि इनकम टैक्स की सीमा 12 लाख रुपए हो जाएगी। कभी सपना नहीं सोचा था 60 साल के 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री होगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी की सकारात्मक सोच है और मोदी जी आज डबल इंजन की सरकार की वजह से ही कि जेजेएम के अंदर हमें 2028 तक की छूट दी गई। ये सामान्य बात नहीं है। आपको भी मौका मिला था, आप तो कर ही नहीं पाए। आपके तो जो भी परिस्थितियां हैं, आपके टाइम में 40% अबाव रेट गई, आप तय ही नहीं कर पाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। राजस्थान के अभी माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य कह रहे थे ग्रीन बजट एक सोच। मैं माननीय सभापति महोदय अंत में यही कहूंगा कि ग्रीन बजट सामान्य वो नहीं है, एक सोच है सरकार की सकारात्मक। क्यों कि एक अगर घर में अगर कोई बहू शादी होके आती है माननीय सभापति महोदय, तो उसको 1 महीने 2 महीने में या 4 महीने में अच्छी या बुरी नहीं कह सकती। उसके एक इश्यू हो जाएगा, एक बच्चे को जन्म दे देगी और वो बच्चा जब 7वीं 8वीं में पढ़ के और बड़ा हो जाएगा, जब सारी परिस्थितियां सामान्य होती है, तब कहना चाहिए कि ये बहू अच्छी है या ये बहू खराब है। लेकिन माननीय सभापति आप तो पहले दिन ही कहने लगे ये ऐसा है वैसा है। मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि ये सकारात्मक सुझाव अगर उनने दिए होते तो आज उधर नहीं बैठे होते, इधर बैठे होते। बहुत बहुत धन्यवाद।